नेशनल लर्निंग वीक की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 30 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट होंगे शामिल। रांची में संविधान सम्मान समारोह आज है और राहुल गांधी होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला होगा। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। जेल से बाहर आकर पूर्व सीएम अरविंद से मिले सत्येंद्र जैन। MUDA मामले में ईडी ने की छापेमारी। कमिश्नर और स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिस की तलाशी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार। इनमें 2 हिस्ट्री शीटर 25 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन प्रदूषण का बिगड़ता ग्राफ। धुंध की छाई पतली परत। आनंद विहार में AQI पहुंचा 334 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। इसी के साथ ही साथ प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव शुरू हो चुका है। इंडिया गेट के इलाकों में खराब श्रेणी में 251 पर पहुंचा है सूचकांक। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर वायु गुणवत्ता में बेहद खराबी पाई गई है और अक्षरधाम इलाके में सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में 334 के पार पहुंचा है। वहीं एम्स के इलाके में खराब श्रेणी में 253 पर पहुंचा है सूचकांक और ITO इलाकों में खराब श्रेणी में 226 पर पहुंचा है सूचकांक। तो वायु गुणवत्ता में देखा जा रहा है कि खराबी आई है और AQI चूंकि डाटा देखा जा रहा है दिल्ली में वायु गुणवत्ता में बेहद खराबी पाई जा रही है। और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। और अखिलेश सिंह इसी खबर पर हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में आए दिन वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जो है वो बढ़ती जा रही है, बेहद खराबी पाई जा रही है और जिसको लेकर के अब पानी का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश। अखिलेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखा जा रहा है कि अक्षरधाम इलाके में सूचकांक बहुत खराब हो चुका है। श्रेणी में देखा जा रहा है कि 234 के पार है। वहीं इंडिया गेट के इलाकों में खराब श्रेणी की अगर बात कर ले तो 251 पर पहुंचा है सूचकांक और अक्षरधाम इलाके में 334 के पार, यानी इतनी खराब श्रेणी में अंकित किया गया है। तो एम्स के इलाकों में खराब श्रेणी की अगर बात कर लें तो 253 के पार पहुंचा है सूचकांक। तो ITO इलाकों में भी देखा जा रहा है कि खराब श्रेणी में इसका भी जो आंकड़ा है बेहद पार निकलता चला जा रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बेहद खराबी, सांस लेना दूभर है और इसी के साथ ही साथ काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वायु प्रदूषण ना बढ़े इसके लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है जगह जगह पर। तो दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है और भी अन्य उपाय हैं जो कि प्रशासनिक तौर पर किए जा रहे हैं। फिलहाल ये जो डाटा आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों का है, दिल्ली के इलाकों का है जहां पर जो गुणवत्ता है खराब श्रेणी की वो बढ़ती जा रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जल से छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि वायु प्रदूषण दूषित ना हो सके, वायु में प्रदूषण ना हो सके।
अक्षरधाम इलाके में सूचकांक का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। अखिलेश से फिर एक बार रुक कर लेते हैं। अखिलेश, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन प्रदूषण का दिल्ली में, क्या कारण मानते हैं आप इसे, और इसी के साथ ही साथ उपाय क्या किए जा रहे हैं प्रशासनिक तौर पर? आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। पहले अखिलेश, आपको आवाज पहुंच पा रही है? 3-4 मिनट पहले से दे रखा सेट करने के लिए। चलिए ठीक है, करेंगे संपर्क दोबारा, लेकिन खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। और वहीं खबर सिरसा से है। सिरसा में जहां केंद्र सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत ऐलानाबाद नगरपालिका साफ सफाई व स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। वहीं आपको एक खबर बता रहे हैं हम, शिवसेना शिंदे गुट अजीत पवार के साथ बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए हैं शामिल। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक तकरीबन 2:30 बजे के करीब होगी। और 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। तो दिल्ली से ये खबर है, अमित शाह के घर पर देर रात बैठक हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का जो दौर है वो जारी है। शिवसेना शिंदे गुट अजीत पवार के साथ बैठक हुई है और बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के सुबह बताया जा रहा है कि 2:30 बजे तक के बैठक हुई है और बीजेपी आज पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ऐलान कर सकती है। 107 सीटों पर उम्मीदवारों का भी ऐलान हो सकता है। तो अमित शाह के घर पर देर रात बैठक हुई और ये बैठक जो की है 2:37 तक की चली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का जो दौर है वो जारी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही साथ कई और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में भी होने हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो सियासी सरगर्मियां बेहद तेज देखी जा रही हैं। यहां तक कि अमित शाह ने देर रात तक बैठक की है। और अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता। अखिलेश, जानकारी क्या है आपके पास? जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर के जो बैठकों का दौर है वो तो देखा ही जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग जो कि प्रमुख मुद्दा है वो भी देखा जा रहा है। क्या बातचीत हुई है? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन दल शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की देर रात मीटिंग दिल्ली में अचानक शुरू हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री पवार दोनों लोग देर शाम दिल्ली पहुंचे और दोनों का काफिला सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचा, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर तीनों पार्टियों के बीच देर रात तक लंबी मैराथन मीटिंग हुई। और यह मीटिंग करीब 2:45 यानी करीब 2:45 बजे रात के आसपास खत्म हुई और 3 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री पवार वहां निकले और काफिला एयरपोर्ट की तरफ से रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। करीब 110 सीटों के आसपास बीजेपी लड़ने की सीट शेयरिंग पर फाइनल हुआ है। बाकी सीटों पर शिवसेना और एनसीपी लड़ेगी। बीजेपी की आज शाम तक सीटों की लिस्ट आने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद कभी भी बीजेपी महाराष्ट्र के करीब 100 कैंडिडेट की लिस्ट
घोषित कर सकती है। फिलहाल लगभग 110 सीटों के आसपास फार्मूला तय हुआ है कि शिवसेना और एनसीपी और बीजेपी तीनों एक साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी यही जा रहा है जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक जो दल हैं बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अपनी अपनी जो कमर है वो कस रखी है। और देखना अब ये दिलचस्प होगा कि अब इस बार कौन पारी अपने पाले में कर सकता है, कर पाता है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई है। बैठक देर रात तक चली, तकरीबन 2:37 तक ये बैठक चली है। तो 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सिरसा से है, जहां पर केंद्र सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत ऐलानाबाद नगर पालिका साफ सफाई व स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी की अभिनव पहल के चलते शहर में कहीं पर भी कचरे और गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। नगर पालिका कर्मचारियों ने सभी शहर वासियों से सफाई कार्य में सहयोग की अपील की और इस अभियान में नगर पालिका ने सभी सामुदायिक व पब्लिक शौचालयों में समुचित सफाई भी करवाई है। सभी दुकानदारों और मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रशंसा भी की है। देखिए, नवाचार नहीं है हमारा, तो दिल्ली का चार है। दिल्ली हमारी यानी कि सफाई का काम दिल्ली चलता है। स्पेशली जिस प्रकार से डोर टू डोर है, डोर टू डोर हमारा दिल्ली यानी घरों से कूड़ा उठाने का काम दिल्ली चलता है और दिल्ली सफाई का काम अभियान है। नाइट स्वीपिंग का काम भी हमारा चल रहा है। तो लगभग हमारा शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। और दिवाली को देखते हुए तो हम यानी कि स्पेशल अभियान ये चलाएंगे, क्योंकि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं कचरा नहीं आए, कहीं कूड़ा नहीं आए, हर समय बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां पर ऐलानाबाद की एनवीटी थ्रेशर कंपनी की संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान है। विभिन्न अनाजों की क्वालिटी के हिसाब से अनेकों डिजाइनों में तैयार किए गए थ्रेशर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। वही किसानों के समय व लागत के मुनाफे में भी एनवीटी थ्रेशर कामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऐलानाबाद शहर अब फसल निकालने वाले थ्रेशरों के मामले में हब बनता जा रहा है। ऐलानाबाद में बनने वाली एनवीटी कंपनी के थ्रेसर पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखते हैं और पूरे भारत में ये थ्रेसर ब्रांड बन गए हैं। ऐलानाबाद में बनने के बाद एनवीटी कंपनी के थ्रेसर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए अपनी पहली पसंद बने हुए हैं। यहां से रोजाना पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में थ्रेसर बाहर भेजे जाते हैं। कंपनी निदेशक मक्खन सिंह ने बताया कि 1996 से हमने एनवीटी थ्रेसर निर्माण कंपनी की शुरुआत ऐलानाबाद से ही की थी, जो आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा बनाए गए मल्टी क्रॉप थ्रेसर किसानों के लिए एक बहुत उपयोगी मशीन है और इस उपकरण की मदद से 20 से अधिक फसलों की गुहाई यानी कि फसल के दाने को अलग किया जाता है। यह मशीन कम समय और कम लागत में फसल से दाने को अलग करती है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी ने बुलाई है बड़ी बैठक और सीएम आवास में 5 कालिदास मार्ग पर बैठक शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक शुरू कर दी है और इसी के साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर के ये बैठक की जा रही है। तो जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री बैठक में बुलाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं।
प्रभारी मंत्रियों को सीट जिताने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं भूपेंद्र चौधरी प्रभारी मंत्रियों के साथ डीजीपी भी बैठक में पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील शर्मा बैठक में पहुंच चुके हैं। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। कपिल देव अग्रवाल, मंत्री राकेश चांद पहुंचे हैं सीएम आवास, जहां पर बैठक की जा रही है। तो उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसी के साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि कपिल देव अग्रवाल, मंत्री राकेश चांद भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो सीएम आवास पर ये 5 कालिदास मार्ग पर बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। इसी के साथ ही जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी बैठक में बुलाए गए हैं। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है उपचुनाव का और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, इसको पहले से ही मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, बेहद एक्टिव हैं। प्रभारी मंत्रियों की सीट जिताने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। और मऊ से खबर आ रही है। मऊ से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर घोसी सांसद राजीव राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे सांसद। डॉक्टर ने सराय लक्सी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने सांसद सहित एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और डॉक्टर ने यह भी कहा कि सांसद ने उनके साथ अभद्रता की है। मेरे ईएनटी उपकरण को तोड़ने का प्रयास किया, डॉक्टर का ये आरोप है और जिला प्रशासन जिला अस्पताल में डॉक्टर से नोकझोंक का ये मामला बताया जा रहा है। तो मऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त की। घोसी सांसद राजीव राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर ने तहरीर दी थी और अभद्रता करने का आरोप भी लगाया था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पीलीभीत से आ रही है। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को जमकर पीटा है। प्रेमिका को लेकर जा रहा था प्रेमी और पिटाई कर दी गई और लोगों ने लड़की लेकर के भाग रहे युवक को जमकर पीटा है। नेशनल 730 पर जमकर बवाल भी हुआ। थाना क्षेत्र माधो टांडा क्षेत्र के सकरिया का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि लड़की लेकर जा रहा था युवक और स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। और ये पूरा जो मामला है जहां पर बवाल हुआ है, नेशनल 730 जगह का नाम बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र माधो टांडा क्षेत्र के सकरिया क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। तो प्रेमिका को लेकर जा रहा था प्रेमी और ऐसे में पिटाई कर दी गई है। लोगों ने लड़की लेकर भाग रहे युवक को जमकर पीटा है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलटने का मामला है और साइकिल सवार
व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई। बस की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। मुंडन कराकर लौट रही थी बस, तभी हादसा हुआ। मौके पर प्रशासन और आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को नाले से बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डेबरुआ थाना क्षेत्र के घरुआर चरगहवा नाले के पास का यह मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं। अंतर्गत से एक सड़क हादसे की सूचना शाम लगभग 6 से 6:30 के बीच में पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो वहां ये पाया गया कि एक बस थी जो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर की तरफ आ रही थी। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हुई और चरगवा नाला में गिर गई। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को टाइमली खत्म करने के बाद कुल 53 लोगों में से 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से एक साइकिल सवार है जिसका नाम मगनी राम है, उम्र 50 वर्ष, और बाकी 2 लोग ऐसे थे जो बस के अंदर थे। फतेहपुर से खबर आ रही है सीबी, जहां पर महाठग की 50,000 की इनामी पत्नी गिरफ्तार की गई है। महाठग राजेश मौर्य पत्नी पूजा मौर्य गिरफ्तार हुए हैं और करीब 8 साल से फरार चल रही थी। महाठग पर करोड़ों की ठगी का भी आरोप था। तो पैसा दोगुना करने का झांसा दिया जाता था। महाठग कई प्रदेशों में अपना नेटवर्क भी चलाता था। तो एसटीएफ सुल्तानपुर घोष और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कई प्रदेशों में एक बड़ा नेटवर्क भी चलता था महाठगों का। एसटीएफ सुल्तानपुर घोष और पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी को। फतेहपुर से एक खबर है जहां पर महाठग की 50,000 की इनामी गिरफ्तार की गई है और महाठग राजेश मौर्य पत्नी पूजा मौर्य गिरफ्तार किए गए हैं। करीब 8 साल से फरार चल रही थी। हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर से आपको एक और बता देते हैं, जहां पर जीएसटी टीम ने गुटखा एजेंसी में छापेमारी की है। सुबह 7 से एजेंसी के बाहर बैठी रही जीएसटी टीम और बाहर खड़े लोडर में भरे गुटखा के दर्जनों बोरे सीज कर दिए हैं। वहीं गोदाम मालिक ताला लगाकर दिन भर फरार रहा। देर शाम केंद्रीय जीएसटी टीम ने कार्रवाई शुरू की है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। गोदाम मालिक ताला लगाकर दिन भर रहा। जीएसटी की छापेमारी है। देर शाम केंद्रीय जीएसटी टीम ने कार्रवाई भी शुरू की और सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे में छापेमारी की गई है। जीएसटी टीम ने गुटखा एजेंसी में छापेमारी की है। हमीरपुर से आपको एक और बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से एजेंसी के कई अधिकारी, जो कि देखा जा रहा था कि छापेमारी कर रहे थे, वही गोदाम मालिक ताला लगाकर दिन भर मौके से फरार रहा। तो ये बड़ी छापेमारी देखी जा रही है हमीरपुर में। गुटखा कंपनी में देखा जा रहा है, गुटखा गोदाम में ये बड़ी छापेमारी। रामपुर से खबर है, जहां पर डूंगरपुर प्रकरण में आज आजम खान की पेशी है। डूंगरपुर प्रकरण में गवाह को धमकाने का आरोप है।
तो आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचेंगे आजम खान और आजम खान समेत 6 लोगों पर दर्ज कराया था धमकाने का मुकदमा। बेरियान के नन्हे ने 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। इसी के साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा है। 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई। अमेठी से खबर है। अमेठी से ये खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के छिपा था अभियुक्त और इसी के साथ ही अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर किया है। तो जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है और आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसी के साथ ही 315 बोर मृतक का फोन और एक हथौड़ा भी बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। 315 बोर की और मृतक का फोन और एक हथौड़ा भी बरामद किया गया है मौके से। खबर बदायूं से है, जहां पर सिर कुचलकर 7 साल के बच्चे की हत्या कर शव खंडहर में फेंकने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। और इससे पहले घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और एसपी देहात के सरोज ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मातहतों को अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंची पुलिस पर आरोपी द्वारा फायरिंग किए जाने से एक सिपाही घायल हो गया। परिवार वालों के मुताबिक बच्ची करीब 3 बजे बाजार सामान लेने गई थी, लेकिन रात 8 बजे तक वापस घर नहीं पहुंची और इस पर परिजनों ने बच्ची को तलाश करते हुए पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसी बीच किसी ने वार्ड संख्या 3 स्थित खंडहर मकान में कपड़े से लिपटा शव पड़ा होने की सूचना दी। इस पर पुलिस के साथ पहुंचे परिजनों ने उमरा पुत्री इफ्तिकार अंसारी के रूप में शव की शिनाख्त की। दबिश के लिए पहुंची पुलिस टीम को देखते ही आरोपी फायर कर भागने लगा और इस पर पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी।
दोनों ओर से हुई फायरिंग में सिपाही सहित आरोपी घायल हो गया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया। पुलिस ने सिपाही सहित आरोपी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया है। देखिए, आज ये जानकारी 9 बजे मिली कि 7 साल की बच्ची की एक डेड बॉडी मिली है एक खंडहर नुमा मकान में। इस संबंध में जब छानबीन की गई तो मोहल्ले के पास के ही एक व्यक्ति जिनके द्वारा गया कि 3 बजे उनकी बच्ची गायब थी और उसी की डेड बॉडी है उनके द्वारा पहचान की गई। इस संबंध में पंचायत भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। उनकी तहरीर प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई अन्यत्र कोई चीज़ आती है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वो 3 बजे 3:30 बजे इलास्टिक लेन गई थी छोटी मंडी पे से। हाँ, वैसे सब्जी फब्जी भी पहले ले आती थी, क्या सब चीज़ ले आती, मेला भी घूमी आती थी। वो तो 3:30 बजे निकली थी घर से। 3:30 बजे के बाद हमने गौर करा 5 बजे से ढूंढना चालू करा, पूरी बिरसी में ढूंढा, वो नहीं मिली। हाँ, हर जगह गली गली मोहल्ले में घर घर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। हाँ, मालूम आकर पड़ा एंड में लाश ही निकली। ये लखनऊ की अलीगंज स्थित श्री राम औद्योगिक अनाथालय से देर रात 3 बजे किशोरियों का बाथरूम की खिड़की का ग्रिल और जाली काटकर भाग निकली और अनाथालय के हाउस फादर ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 किशोरियों को बरामद किया, जबकि 7 का पता नहीं चल सका है। पुलिस की टीमें उनकी तलाशी में लगी हैं और इस संबंध में अलीगंज थाने में केस भी दर्ज किया गया है। इससे पहले भी इसी अनाथालय की लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी। बरामद की गई 2 लड़कियों ने बताया कि परिवार की याद आती है, इसलिए उन 7 लड़कियों के साथ भाग जाने का फैसला किया। अनाथालय की अव्यवस्था से परेशान 9 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में लापता देखी गईं। सभी गायब नाबालिग बच्चियां पॉक्सो एक्ट की पीड़िता थीं। वहीं अनाथालय प्रशासन का कहना है कि लड़कियां लोहे के गेट को काटकर फरार हो गईं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों और किन हालातों के कारण बच्चियां भागी हैं। जहां से भागी वहां पर भारी भरकम जाली और लोहे के गेट लगा है। सुरक्षा के लिहाज से 3 सुरक्षा कर्मी लगे हैं। चारों ओर लोहे की बड़े बड़े गेट का ताला लगा है, लेकिन इन सभी सुरक्षा के बावजूद भी लड़कियां कैसे भागी और क्यों भागी, ये बड़ा सवाल है। आखिर अनाथालय के अंदर नाबालिग बच्चियों ने कैसे ग्रिल काटी और जाली काटी। इससे पहले भी कई बार इस अनाथालय से गायब हुई हैं लड़कियां और इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी अलीगंज ब्रिज नारायण सिंह ने भी बताया है कि अलीगंज के सेक्टर आई गोयल चौकी के पास श्री राम औद्योगिक अनाथालय है और रात को अनाथालय में रहने वाली 9 लड़कियां बाथरूम में लगी खिड़की काटकर भाग निकली। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए और फुटेज की मदद से 2 किशोरियों को पुरानिया पुल के पास से सकुशल बरामद किया। वहीं 7 किशोरियों का पता नहीं चल सका है, जिनकी तलाश की जा रही है। यह प्रकरण थाना अलीगंज से संबंधित है और सुबह लगभग 3:45 बजे के आसपास स्थानीय थाना अलीगंज पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री राम औद्योगिक अनाथालय से कुछ लड़कियां भाग गई हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घटना को अटेंड किया गया और यह जानकारी आई कि उसमें 9 बालिकाएं चली गई हैं। कोशिश किया गया बरामदगी के, तो 2 बालिकाएं तत्काल बरामद भी कर ली गई। शेष 7 बालिकाओं के बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ के स्थान हैं, उन सभी जगहों पर तलाश की जा रही है। पीड़िताओं के परिजनों से भी बात की गई है और जो भी संभावित प्रयास है किए जा रहे हैं। तो ये राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। श्री राम औद्योगिक अनाथालय का मामला है, जहां पर 9 लड़कियां जाली ग्रिल तोड़कर भागी हैं। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार भी बरामद किया है और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से लड़कियों को बरामद किया है। पूरा मसला श्री राम औद्योगिक अनाथालय से है और सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण रहा, किन हालातों में भागी और ग्रिल तोड़ने का जो उपकरण है वो लड़कियों के पास कहां से आया। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद लड़कियां कैसे भागी, सुरक्षा कर्मी कहां थे। इसी के साथ ही साथ कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। जिस तरह से लड़कियों ने बताया कि उचित व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से अव्यवस्था फैली है अनाथालय में, तो किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। चूंकि लड़कियों को भागना पड़ा, ये बड़ी बात हो जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से फिलहाल 2 लड़कियों को बरामद कर लिया है और ये सभी लड़कियां पॉक्सो एक्ट के अधीन अनाथालय में थीं और इसी के साथ ही साथ और पहले भी इस अनाथालय से कई लड़कियां जा चुकी हैं। रात के अंधेरे में ही ग्रिल तोड़कर पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे मामले निरंतर क्यों सामने आ रहे हैं, इस अनाथालय से क्या कारण है इसके पीछे का, ये अहम सवाल है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। चुनहट में किराए के मकान में रहता था युवक, सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। खबर बता रहे हैं आपको, तबीयत बिगड़ने के बाद मुन्ना लाल की मौत हुई है। सिक्योरिटी गार्ड है मुन्ना लाल और तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ा। इंदिरा नगर के तकरोही इलाके में गार्ड था मुन्ना लाल। दो दिन पहले सड़क किनारे मिले अज्ञात शव की घटना का बेहद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वन गुर्जरों ने युवक की पीट करके हत्या कर दी थी और उसे सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 2 वन गुर्जरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के एक गांव टोली के पास 2 दिन पहले सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने खुलासा करने के निर्देश दिए थे। कोतवाली बेहट पुलिस ने छानबीन के बाद घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने फिरोज निवासी ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ़ और मुस्तफा निवासी डेरा शाकंभरी थाना मिर्जापुर हाल निवासी गढ़ डेरा कलसिया नहर पुल कोतवाली बेहट को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों ने बताया है कि युवक बार बार उनके डेरे पर आ रहा था और इसीलिए उसकी पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई।
बेहट पर जो ग्राम टोली के ग्राम चौकीदार हैं उन्होंने आकर एक लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति के साथ किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद उनकी दौराने इलाज जो है मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसकी जब जांच पड़ताल की गई तो यह पता चला कि जहां घटना स्थल है उससे ही 50-60 मीटर पे दूर पर एक वन गुजरों का डेरा था। ये जो मृतक व्यक्ति है वो उनके डेरों पर उन्होंने बताया कि बार बार पहुंचा था रात के समय, जिसके बाद उनके द्वारा इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर रूप से घायल हो गया एवं थोड़ी दूर जाकर उस व्यक्ति को रोड के किनारे बिठा दिया, जिसके बाद सुबह सुबह उस व्यक्ति की जो है गंभीर मरणासन अवस्था में मिलता है पुलिस को। उसके बाद दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो घटना करने वाले 2 अभियुक्त हैं, ये दोनों वन गुजर हैं, इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, मेयर ने ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, महिला पार्षद के कक्ष में बैठे मिले थे ठेकेदार, जिसको लेकर के मेयर ने फटकार लगाई। नगर निगम मुख्यालय में बना है महिला पार्षद का कक्ष और इसी के साथ ही महिला पार्षद के कक्ष में छापेमारी के दौरान भड़की मेयर। तो ठेकेदारों पर सुषमा खरकवाल भड़की हैं। नगर निगम मुख्यालय की पहली मंजिल पर बैठे मिले ठेकेदार और महिला पार्षद कक्ष में ठेकेदार और 6 सहयोगी बैठे मिले, जिसको लेकर के फटकार लगाई है मेयर सुषमा खरकवाल ने। दोबारा कक्ष में इस तरह से बैठने को लेकर फटकार लगाई और इसी के साथ ही फटकार लगाती नजर आई सुषमा खरकवाल। मैंने कहा कि महिला पार्षदों के कक्ष में मत बैठो, क्यों बैठो आप? जनता है, हैं? जनता है, जनता के लिए नहीं है हॉल बैठने के लिए, जनता के लिए हॉल नहीं है बैठने के लिए, नहीं जनता के लिए हॉल है ना। आप रुकिए पहले 1 मिनट, अभी मैं बोल के भी गई, जनता के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ठेकेदार वगैरह बैठे रहते हैं, महिला कक्ष है, ये मैंने बनवाया। अभी मैं बोल के गई, मैं उधर निकली, आप लोग फिर घुस गए यहाँ। चपरासी को बंद करो, इसको ताला लगाओ। तो नगर निगम मुख्यालय में महिला पार्षद का कक्ष बना, ठेकेदार बैठे मिले, 6 सहयोगी उनके बैठे मिले, जिसको लेकर सुषमा खरकवाल भड़कती नजर आई और जमकर फटकार लगाए। जनता के लिए हॉल है ना, आप रुकिए पहले 1 मिनट, अभी मैं बोल के भी गई, जनता के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ठेकेदार वगैरह बैठे रहते हैं, महिला कक्ष है। और कानपुर से खबर आ रही है, इसी बीच कानपुर से आपको बता दें, अर्धनग्न अवस्था में मिला छात्रा का शव। कानपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर मिला छात्रा का शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, रेप के बाद हत्या कर फेंके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तो घर से कोचिंग के लिए निकली थी छात्रा और अर्धनग्न अवस्था में मिली है। रात भर परिजन छात्रा को खोजते रहे, परिजनों को कहीं पर भी नहीं मिली जानकारी। रेलवे ट्रैक पर मिली छात्रा अर्धनग्न अवस्था में, पनौपुरवा के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला है शव। वही थाना चौबेपुर का बताया जा रहा है पूरा मामला। कानपुर से खबर, अर्धनग्न अवस्था में मिला छात्रा का शव और रेलवे ट्रैक पर मिला है छात्रा का शव। चौबेपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। रेप के बाद हत्या कर फेंके जाने की भी आशंका जताई जा रही है। तो घर से कोचिंग के लिए छात्रा निकली थी, घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए और रात भर छात्रा की खोज करते रहे। परिजनों को कहीं पर भी जानकारी नहीं मिली। शहनवाज इसी खबर पर हैं। शहनवाज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास?
देखिए, आपको बता दें, ये पूरा थाना चौड़पुर का है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक अर्थ लंदन छात्रा का शव मिला है। छात्रा का शव मिलने से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जब इसकी सूचना जब चौड़पुर पुलिस को दी जाती है, तब वहाँ पता चलता है कि एक छात्र का शव मिलता है, जो कि देर रात कोचिंग पढ़ने छात्रा जा रही थी। उसी दौरान वहाँ छात्रा जो घर से लापता है। जी। और अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस किस एंगल से इस पर कार्रवाई कर रही है? देखिए, इस मौके पे पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है कि ये छात्र का शव है। इसकी जो है गुमशुदगी जो रात में चौड़पुर थाने में लिखवाई गई थी, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और सूचना देने के बाद उनके परिजन जो है वहाँ पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद ही कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। कानपुर से खबर बता रहे हैं, थाना चौबेपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।